बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मार्च करीब है और मार्च के आने से पहले ही सियासी मार्च का सिलसिला जो है चल निकला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च है घोटकी से कराची की जानिब वो जारी और सारी है, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कल निकलने को तैयार हैं। वो कराची से इस्लामाबाद आ रहे हैं। देखना यह है कि किसका मार्च और कितना कामयाब होगा और उसे कैसे कामयाब बनाया जाएगा। और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मार्च है वो तहरीक अदम एतमाद लाने में क्या किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की तारीख का इंतजार था तो वो तारीख भी आ गई, और अपोजिशन का कहना है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही हम अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएंगे। देखना यह कि क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि इजलास भी हो रहे हैं, मुलाकातों के सिलसिले भी जारी हैं और काफ लीग जो है इस तमाम सूरत हाल में मरकज़ निगाह बनी हुई है। तो क्या टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं, मंजरनामा वाज़ेह हो जाने वाला है कुछ ही दिनों में। और देखना यह है कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जो है अपना अदम एतमाद की तहरीक को किस तरीके से कामयाब कर पाएगी। साथ ही आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के तनाज़े के हवाले से भी। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा जो है वो जंग की सूरत इख्तियार कर गया, तो क्या ये आलमी जंग की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि पुतिन की जानिब से ये कहा गया है कि किसी किस्म की भी मुदाखलत की गई तो वो किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। और क्या ताकत का इस्तेमाल ही तमाम मसाइल का हल है, और जो रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं वो कितनी कारामद साबित हो सकेंगी। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो दौरा था दुनिया उसे किस निगाह से देखती है। मुल्की सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं। सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा, मार्च करीब है और सियासी मार्च शुरू हो चले हैं और PTI का मार्च जारी और सारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और हकूक़े सिंध मार्च नाम दिया गया है इसको। तो किस तरह देख रहे हैं PTI के मार्च को, कितना कामयाब है? और ये भी कहा गया कि हम जो है तीर को तोड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध को निजात दिलाएंगे। तो क्या वाकई ये इतना आसान है? नहीं, देखिए, दोनों ही चीजें आसान नहीं है। दोनों से मतलब ये कि ना PTI का मार्च अपने मकसद की तकमील कर पाएगा जबकि वो मकसद भी गलत हो, और ना ही जो ये अपोजिशन की पार्टीज जो प्लान कर रही हैं लॉन्ग मार्च करने का, ना ही मैं उसको दुरुस्त समझता हूँ। क्योंकि देखें, दोनों जमातें, PTI की मरकज़ में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और दोनों जमातें एक जमहूरी इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आई हैं। बेशक उस इंतखाबात के नताइज पर लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ लोगों ने कहा कि वो ठीक नहीं है, खुद अपोजिशन पार्टीज़ ने भी उन इंतखाबात के बारे में कहा था कि इसमें धांधली हुई है। लेकिन बहरहाल उन इंतखाबात को मान लिया गया, और मानकर भी अब तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, और 4 साल से सिंध की गवर्नमेंट भी चल रही है और मरकज़ की गवर्नमेंट भी चल रही है, जबकि दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहने की कोशिश की। तो अगर वो इनकलाब जो इंतखाबात थे 2018 के, उसमें अगर इशू होता तो इन जमातों ने उसी वक्त उसके नतायज मानने से इनकार किया होता, नहीं किया। तो अब दोनों मार्च जो हैं, ये PTI का अपना मार्च भी, और क्योंकि PTI ने मार्च तो बिल्कुल वाज़ेह है ना, ये रिएक्शन में किया है। जो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम मार्च करेंगे तो उसके रिएक्शन में PTI ने कहा कि हम मार्च करेंगे। अब ये दोनों मार्च जो हैं, ये न सिर्फ ये कि अवाम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने रहनुमाओं का, अपने कारकुनों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसमें वसाइल लग रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये कोई आसान काम तो नहीं है। एक लॉन्ग मार्च करते हैं, आपके वसाइल इस पे खर्च होते हैं, आपका वक्त खर्च होता है, आपके फाइनेंशियल माली वसाइल लगते हैं, इसके ऊपर लोगों का वक्त लगता है। तो ये इन तमाम चीज़ों का कोई मकसद नहीं है। ये एक इंतहाई गैर जमहूरी अमल है इस तरह के लॉन्ग मार्च करना दोनों तरफ से, और इसका कोई भी मुस्बत नतीजा निकलता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा, सियासी अमल को नुकसान पहुंचेगा, और सिवाय इससे मजीद तलखियां पैदा होने के और बढ़ने के मुझे कोई इसका फायदा नजर नहीं आ रहा। ना ही ये एक दूसरे की हुकूमतें गिरा पाएंगे, और इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं इसके शदीद मुखालिफ हूँ, दोनों तरफ के मार्चेस का शदीद मुखालिफ। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, दोनों तरफ के मार्चेस की मुखालफत तो आपने की और आपने कहा कि नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने सुनी भी होगी। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा हम तो शुरू से ही कह रहे थे ये सिलेक्टेड लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। जैसे आपने भी इंतखाबात की बात की, तो वो इस्लामाबाद से कराची का रुख कर रहे हैं, तो क्या वो भी बुनियादें नहीं हिला पाएंगे हुकूमत की? क्योंकि दोनों तरफ से मार्चों की बात हुई। उन्होंने कहा हम मार्च निकालेंगे तो आप भी ले आए फिर।
देखिए, बुनियादें तो हिलेंगी, यानी जब भी इस तरह का होता है मार्च तो बुनियादें तो हिलती हैं, लेकिन उन बुनियादों को हिलाने से फायदा क्या होना है? यानी आप फर्ज करें कि पीटीआई का मार्च जाता है, आगे बढ़ता है, तो उससे जाहिर है कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत मसाइल का शिकार होगी, वो उसका कुछ तदारुक करने की या रोकने की कोशिश करेगी। नहीं भी करेगी तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो मुतासिर होगी, मुअत्तल होगी, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। तो उससे जाहिर है हुकूमत तो हिलती है। कोई भी धरना हो या मार्च हो या कोई भी एजिटेशन की सियासत हो, तो उससे आपका पूरा सिस्टम मुतासिर होता है और बुनियादें हिलती हैं। ये बात तो मैं मानता हूं जो आपने कही कि बुनियादें तो हिलेंगी, लेकिन बुनियादें हिलने के नतीजे में वो जो इमारत है इस वक्त जो हमारे सियासी निज़ाम की या पार्लिमानी निज़ाम जैसा भी लूला लंगड़ा चल रहा है, वो दीवारें हिलने के बाद वो इमारत गिरेगी या नहीं, ये कहना इसलिए मुश्किल है कि वो उन इमारतों को जिन्होंने सहारा दे रखा है वो अपने सहारे हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। बुनियादी सवाल ये है, अगर वो सहारे जिन्होंने इस इमारत को सहारा दे के खड़ा किया है, अगर वो अपना सहारा हटाते हैं तो इमारत गिर सकती है, लेकिन उन दोनों इमारतें गिरने से अच्छा सर सहारों पे मैं बात करता हूं, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि आज अवाम इधर तो नजर आ रहे हैं, तो क्योंकि ये घोटकी से कराची का मार्च है और कराची से इस्लामाबाद का जरा तवील मार्च है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अवाम भी निकलते हुए आपको नजर आते हैं? अवाम तो निकाल लेंगे ये। अच्छा, देखें, पीपुल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, पीपुल्स और पीटीआई भी बड़ी जमात है। हमारे यहाँ तो छोटी छोटी जमातें जैसे तहरीक लब्बैक है, जो कि जमात भी नहीं, उसको ग्रोह कहना चाहिए, या जमात इस्लामी है, या इवन जेयूआई है मौलाना फजलुर रहमान की, कोई पार्लिमानी मौजूद पार्लियामान में वो ज़्यादा उनकी कोई ऐसी नहीं है नुमाइंदगी, वो सीटें जीत नहीं पाते, ना जमात इस्लामी जीत पाती है, ना फजलुर रहमान साहब जीत पाते हैं, ना कोई टीएलपी की इतनी बड़ी पार्लिमानी कोई सियासत है, लेकिन उसके बावजूद वो आवाम को सड़कों पे निकाल लेते हैं। तो ये आपका सवाल कि जी ये लोग आवाम को निकाल पाएंगे, देखिए इनके सपोर्टर्स तो हैं और सपोर्टर हजारों में नहीं लाखों में हैं, अगर करोड़ों में नहीं तो लाखों में तो हैं। अच्छा, अब ये उन लाखों लोगों को अगर सड़कों पे निकाल लेंगे तो वो लाखों लोग, हमने पहले भी देखा है जब भी इस तरह के छोटे या बड़े मार्च हुए या धरने दिए गए, उन सब में जब लोग आ जाते हैं तो वो एक सिस्टम को हिलाते हैं। तो लेकिन ये इस बात की जमानत नहीं होता, अगर कोई भी पार्टी लोगों को सड़कों पर ले आती है, जैसे मैंने मिसालें दी हैं टीएलपी की या जेयूआई फजलुर रहमान की या जमात इस्लामी की, अगर ये आवाम को सड़कों पे ले आते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये वाकई में इनको पूरे मुल्क के आवाम की हमदर्दी या हिमायत हासिल है। ये एक आर्जी सा एक बंदोबस्त होता है। सही डॉक्टर साहब ब्रेक ले रहे हैं, इसी पे मजीद बात करते हैं। नाजरीन ब्रेक पर जा रहे हैं, तो वापस आएंगे तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात करेंगे और लॉन्ग मार्च जो है वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने में क्या किरदार अदा करेगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तारीख का इंतजार था, बार बार ये कहा गया कि अपोजिशन जो है वो तारीख नहीं दे रही अदम एतमाद के हवाले से, अब तारीख भी मंजर आम पे आ गई है। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, तारीख के हवाले से, अदम एतमाद की तारीख के हवाले से भी बड़ी बातें हुई, अब तो दिन बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। 27 फरवरी कल है, मार्च शुरू होने जा रहा है, फिर मार्च आ जाएगा, फिर मौलाना का मार्च होगा, और अब ये कहा जा रहा है कि पहले हफ्ते में अदम एतमाद जो है वो जमा कराई जाएगी, तहरीक अदम एतमाद। तो कितना देख रहे हैं तेजी आ चुकी है मामलात में? देखें, यही दो बातें हैं। एक तो ये कि तहरीक अदम एतमाद वाली बात है कि देखें अपोजिशन ने अभी हाल में, यानी अगर पिछला एक साल ही आप देख लें तो हज़बे मुखालिफ की जमातों ने पै दर पे शिकस्तें खाई हैं पार्लियामेंट में, यानी नेशनल असेंबली में भी खाई है। जो पूरा इनका ज्वाइंट सेशन हुआ, मुश्तरका इजलास जो पार्लियामेंट का होता है जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों शामिल होते हैं, उसमें भी यानी बाज़ जगह तो अपोजिशन ने ऐसी शिकस्त खाई है कि जहां ये रोक सकते थे, कानून साजी को रोक सकते थे, और एक या दो वोट की जरूरत थी, वहां पर भी ये लोग गायब हो गए। लेकिन सर वो तो ये कहा जा रहा था ना कि सहूलतकारी के फराइज भी तो साथ साथ अंजाम देने थे।
ہاں یعنی یہ ایک بالکل ایک ورژن یہ ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے اس کی، اس مثال کے طور پہ جو آئی ایم ایف کی کے دباؤ پہ جو لیجسلیشن ہونی تھی وہ میرا خیال ہے کہ یہ چاہتے تو روک سکتے تھے، لیکن اس کی سہولت کاری کی گئی کہ بھائی وہ پاس ہو جائے، کیونکہ اگر وہ نہیں پاس ہوتا تو آئی ایم ایف قرضہ اپروو نہیں کرتا اور ملکی معیشت ایک دھڑام سے بیٹھ جاتی فوری طور پہ، تو اس کا سب کو ہی نقصان ہوتا۔ تو ایک یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں، لیکن مجھے پھر وہی میں وہ بات کہوں گا کہ وہ جو سیاست کے اصل مراکز ہیں جہاں سے بنیادی فیصلے ہوتے ہیں ملک کی سیاست کے، وہ لوگ یہ شیخ رشید صاحب بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں ریاستی اداروں کی پوری سپورٹ حاصل ہے اور جب تک ریاستی ادارے ہمارے ساتھ ہیں ہم اقتدار میں رہیں گے، یہ شیخ رشید صاحب بار بار یہ لیکن سر یہ شیخ صاحب نے کل بھی اس بات کو دہرایا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ایک پیج پر باقی ہیں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن بھی تو یہ تاثر دے رہی ہے کہ فون اور اشارے آنے بند ہو چکے ہیں، تو اس تاثر کو کیا کریں گے؟ اب دیکھیں اپوزیشن اگر تو وہ اشارے نہیں مل رہے ہیں اور بغیر اشاروں کے اگر اپوزیشن تحریک اعتماد لائے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر ناکام ہوگی تحریک عدم اعتماد اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جیسے پہلے ہوا ہے۔ اگر اشارے آئے ہیں اور کہا ان سے جا رہا ہے کہ جی آپ کی تحریک اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو یہ چیک کر لینا چاہیے، اور چیک کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کی تحریک عدم اعتماد کو ووٹ دیں گے، تو ان سے ان خفیہ وعدوں پر یقین کرنے کے بجائے ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اوپنلی آ کر پریس کانفرنس کریں، جتنے بھی ان کے 10 12 15 لوگ ہیں یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اگر کیا ہے تو ان سے کہیں کہ بھائی وہ آ کے اوپنلی کہیں، پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ جی ہم ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تب تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر وہ اوپنلی آنے پہ تیار نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی صرف اس وقت ہم ووٹ دیں گے، تو یہ ایک جھانسے میں آنے والی بات ہے۔ اچھا سر، ٹائم میرے پاس شارٹ رہ گیا، ٹائم کم ہے میرے پاس، میں آخری پوائنٹ آپ سے یہ لینا چاہوں گا کہ حکومتی وزراء نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، مشاورت ہو گئی ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہیں ان سے ملاقاتیں کی جائیں، تو کیا یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوگی یا دیر ہو چکی ہے؟ دیکھیں یہ تو ممکن ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ لے، لیکن میرا یہ نہیں خیال ہے کہ اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے اس میں سے کچھ لوگ مزید ٹوٹ کر پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ یہ اب ان کے پاس کور گروپ بچا ہے، یعنی جن لوگوں کو پی ٹی آئی یا پی پی کو چھوڑنا تھا وہ لوگ پہلے چھوڑ چکے ہیں، اب مزید ان میں سے کوئی لوگ چھوڑ کے مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہاں الٹا امکان موجود ہے، اس چیز کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیح، اتحادی جو ہیں وہ شامل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، لانگ مارچ جاری و ساری ہے اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، تو مستقبل میں ذرا واضح ہو جائے گا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے عدم اعتماد کو کتنی تقویت دے گا، دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا۔ بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور روس اور یوکرین تنازع کے حوالے سے بات کریں گے کہ عالمی سطح پر اس تنازع کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ یوکرین اور روس تنازع اور اس کے عالمی اثرات پر گفتگو کرنے کے لیے محترمہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، سب سے پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ روس اور یوکرین تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا، جنگ کی صورت اختیار کر گیا، کیا عالمی جنگ ہونے کے اشارات ہیں یا امکانات ہیں؟ جی اس وقت تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ عالمی جنگ کے خطرات ہیں، بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسپانس کیا ہے باقی ویسٹرن ممالک کا۔ روس نے تو ایک آپریشن کہا ہے کہ ہم نے ایک آپریشن شروع کی ہے، لیکن امریکہ نے بھی کہا کہ نہ ہم ٹروپس بھیجیں گے، اور ویسٹرن کنٹریز اور نیٹو نے بھی، اور اس کی شکایت بہت زور سے کی ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے۔ لیکن جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس سے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس وقت کانفلکٹ ہے یہ لانگ ڈیوریشن کا ہوگا، unless
रूस जो है वो ये कहे कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से इस इशू को सॉल्व करने के लिए तैयार है, जो इंडिकेशन आई है। और साथ ही में यूक्रेन की तरफ से भी कुछ उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम बातचीत डिप्लोमेटिक तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। सो देखिए ये किस तरह जाता है। चीनी प्रेसिडेंट शी ने भी मुलाकात की है, प्रेसिडेंट फोन पे बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी बातचीत हुई है, और उसमें जो आउटकम प्रेस रिलीज है उसमें भी ये क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि पाकिस्तान प्रेफर करता है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसके बजाय कि मिलिट्री सोल्यूशन। और ये एक पोजीशन, कंसिस्टेंट पुलिस पोजीशन पाकिस्तान की रही है, चाहे अफगानिस्तान में चाहे और मामलात में। लेकिन तमीना साहिबा ये भी बार बार इसमें कहा गया, पुतिन की जानिब से ये कहा गया कि यूक्रेन जंग में अगर किसी किस्म की मुदाखलत की गई तो हम किसी भी किस्म का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मगरिब ने इस हथियार को जौहरी हथियारों के इस्तेमाल करने के मुतरादिफ दिया है, तो शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है। देखिए ये अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें दोनों तरफ से रेटरिक तो बढ़ेगा, और वो रेटरिक जो है यूक्रेन में से इतना नहीं बढ़ा बिकॉज यूक्रेन तो देख रहा है कि उनको एक रेजिस्टेंस शो करनी है, जो कीव के गिर्द गिर्द वो कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये कि ना तो जो रूस है मेरे ख्याल में तैयार होगा कि कोई जौहरी असलाह जो हैं उसको इस्तेमाल करने को इस वक्त में, क्योंकि इस वक्त में तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लग रहा है कि वो अचीव कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है कुछ और करने की। और बाकी ममालिक जो हैं, जिस तरह अमेरिका ने भी कहा और नेटो ममालिक ने भी कहा कि हम नहीं यूक्रेन के बिहाफ पे लड़ाई करेंगे, तो ये क्लियर इंडिकेशन, उन्होंने सैंक्शंस को प्रेफर किया है, उन्होंने मिलिट्री रिस्पांस को नहीं कहा करने को। तो इस वक्त ये कहना मेरे ख्याल में शायद ज्यादा होगा कि वो कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जिनकी जौहरी नौयत होगी। अच्छा तमीना साहब ये भी फरमाइएगा कि यूक्रेन पर हमला और अमरीकी इत्तेहादी जो हैं वो खामोश रहे, सारा तकिया यूक्रेन का अमरीका की तरफ से था, और जिस तरह के तरीके से अमरीका का किरदार भी रहा, और इस पर यूक्रेनी सदर भी बार बार कहते नजर आए कि यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया गया। तो क्या हम इसे ये अमरीका की बेवफाई कहें एक मरतबा फिर से, जैसे कि हमेशा अमरीका का किरदार रहता है? देखिए ये अमेरिका नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज सारी हैं जो नहीं चाहती कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए जिसके पूरे यूरोप में रेजोनेंस हो, पूरे यूरोप में उसके लिए मुश्किलात क्रिएट हो। तो बात यह है कि वेस्टर्न ममालिक ने ही यूक्रेन को दबाया और कहा कि तुम कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और नेटो की करने को, जो नेटो की वो है मेंबरशिप, उसके लिए आज की बात नहीं है, 2008 से ये शुरू हो गया था मामला। और इसलिए उसमें ये क्लियर है कि इस वक्त तक वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो साथ नहीं खड़ी हो रही डायरेक्टली कि अपनी फोर्सेस भेजें या कुछ करें। वो कह रहे हैं तुम खुद लड़ो और खुद इस मामले को तय करो। हाँ, कुछ उन्होंने कहा है कि हम एमिनेशन भेजेंगे वगैरह भेजेंगे, तो वो तो कर रहे हैं। जो कुछ अमेरिका ने अपने कुछ ट्रूप्स जो है वो जर्मनी में भी भेजे हैं और कुछ इक्विपमेंट और वो भेजे, लेकिन उससे ये उन्होंने साथ में ये कहा है कि ये मिलिट्री इंटरवेंशन में नहीं, हम ना नेटो और ना ही अमेरिका इंटरवीन करेगा। अच्छा तमीना साहब ये भी फरमाइएगा कि अमेरिका, बरतानिया और जो यूरोप है उसने रूस पर इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी और मज़ीद बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये पाबंदियां आपको कारआमद नज़र आती हैं? कितनी कारआमद होंगी इक्तसादी तौर पर रूस को तनहा करने की कोशिश में? देखिए रूस ने पिछले कई सालों में और ऑयल की प्राइस हाई होने की वजह से उन्होंने अपने जो हैं बहुत सारे अपने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं और उनके पास इनफ हैं रिसोर्सेज। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये लॉन्ग ड्रॉन इशू हुआ तो इसमें मसाइल होंगे। जो उनके सैंक्शंस हैं उनके बैंक्स पे, उनके फाइनेंशियल सिस्टम पे, उसके मसाइल होंगे। लेकिन साथ में ये देखने में आया है कि एनर्जी सेक्टर पे कोई इस वक्त तक नहीं है कोई सैंक्शंस एज सच। तो चूंकि यूरोप जो है वो डिपेंड बहुत करता है
रशियन एनर्जी पे, रशियन गैस पे और ऑयल पे। तो इस वक्त तक एक वो हिस्सा है जिस पे कुछ नहीं है, और प्यूटिन साहब जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस मामले में। चाहे उनका कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड हो या जो भी हो, ये तो देखने की बात है। और ये कितने दिन तक ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब वो रूस जो है वो कह रहा है कि हम जो है ऐसा चाहते हैं कि कोई हुकूमत ऐसी हो यूक्रेन में जो समझ सके हालात उस रीजन के, उनके हमसाया होने के हालात समझ सके। तो अगर रिजीम चेंज में वो कर रहे हैं, तो इससे पहले 2008 में वेस्टर्न कंट्रीज ने भी वहां रिजीम चेंज किया। एक प्रो ये रशियन गवर्नमेंट को हटा के उन्होंने एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट इंस्टॉल की। देखते हैं कि कुछ दिन में क्या ये कोई गवर्नमेंट इंस्टॉल होगी या नहीं होगी। और अगर इंस्टॉल भी हो गई तो ऑब्वियसली ये और लॉन्ग ड्रॉन होगा, बिकॉज वेस्ट के लिए बहुत हजम करना मुश्किल है कि उनकी पसंदीदा हुकूमत जो है उसके बजाय कोई और हुकूमत लगाई जाए। अच्छा तमीना साहिबा, मुज़ाकराती अमल को कितना संजीदा तरीके से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन हथियार डाले और फौज जो है वो कंट्रोल ले, ऐसा कहा जा रहा है प्यूटिन की जानिब से, और अमेरिका और जो यूरोपीय मुमालिक हैं वो कहते हैं कि जी ये रूस का एक गैर संजीदा रवैया है और ये जो मुज़ाकरात की पेशकश है ये भी गैर संजीदा है। मुज़ाकरात की पेशकश दोनों तरफ से है। रूस ने कहा है, जो भी कहा है कि मैं आप कर लें, हथियार डाल दें, हम बात करने को तैयार हैं। यूक्रेन की तरफ से भी है, उनके ऑफिशियल्स की तरफ से, कि हम बात करने को तैयार हैं। उनके सदर ने भी शायद कोई इंडिकेशन दी है। बिकॉज ये जो भी हो, एक जंग जो है वो किसी मुल्क के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट करती है। आप देखिए कितना बड़ा क्राइसिस हो गया है, लोग अपने घरों से निकल गए हैं वगैरह। तो किस हद तक ये गुफ्तगू सीरियस है या नहीं है, मैंने जैसे कहा कि प्रेसिडेंट शी ने भी बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है कि उन्होंने कहा होगा कि आप ये डिप्लोमेटिकली, जो वो कहते हैं पब्लिकली, कि डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें इस इशू को। हमने भी यही कहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो कल गुफ्तगू हुई है, उसमें जो वोट हुआ है, वो भी एक इंडिकेशन है कि लोग चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान गुफ्तगू हो। तो इस वक्त ये कहना मुश्किल है। और ये देखिए कि जब तक कीव और या जो भी ऑब्जेक्टिव्स रूस लेके चला है, जब वो ऑब्टेन कर लेगा तो उसके बाद गुफ्तगू होगी। लेकिन रूसी प्रेसिडेंट ने भी और यूक्रेन दोनों की तरफ से है कि हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। गुफ्तगू शुरू हो तो तब पता चलेगा कि उनकी सीरियसनेस क्या है। अच्छा तमीना साहब, ये बताइएगा कि आलमी सतह पर क्या असरात देख रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आलमी सतह पर इक्तिसादी बहरान भी जन्म ले चुका है और इससे पहले हमने कोरोना को भी देखा और भी बहुत से मसाइल थे, लेकिन अब यूक्रेन और रूस का तनाज़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि हमें बहुत बड़ी डिवीजन नजर आई। तो आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे? आलमी सतह पर तो यही होगा कि ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो पुश करते रहेंगे रूस को कि वो किसी तरह अपनी इस पोजीशन से पीछे हट जाए। इकोनॉमीज जो हैं अफेक्टेड होंगी, वेस्ट की भी। जर्मनी है, जैसे मैंने कहा कि उनका एक बहुत दारोमदार था एनर्जी लेने से रूस के, तो उन्होंने जो कहा है कि उनकी वो पाइपलाइन जो करना चाह रहे थे वो खत्म कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो होगा। उसके अलावा ऑयल की प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई हैं, उसके इंक्रीज होने से हर चीज पे इफेक्ट होता है। पाकिस्तान के लिए भी ये मुश्किल होगी, दुनिया के लिए भी मुश्किल होगी। सो इकोनॉमी, जो आपने सही कहा कि पहले कोविड की वजह से जो मुश्किलात ग्लोबल इकोनॉमी में आई थी, और अब जो ये करंट सिचुएशन है, इसके असरात वेस्ट पे भी होंगे, यूरोप पे होंगे और ऑफ कोर्स बाकी दुनिया पे भी होंगे। अच्छा तमीना साहबा, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दौरा किया रूस का, और दुनिया किस नज़र से वज़ीर आज़म के दौरे को देख रही है, क्योंकि ये बहुत एक इसके ऊपर डिबेट चली और ये कहा गया, वज़ीर आज़म भी कहते नजर आए कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एक तासुर गया। और आप जिस तरह जानती हैं, मोईद यूसुफ साहब भी कहते हैं कि असरात होते हैं खारजा पॉलिसी के ऊपर, तो इस तासुर को किस तरीके से ज़ायल किया जाए और दुनिया किस तरीके से देख रही है?
देखिए, ये जो डिबेट शुरू हुई है, ये पाकिस्तान में ज्यादा और शायद बाहर में इतनी ज्यादा नहीं है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो चले मॉस्को में मौजूद थे उस वक्त। लेकिन ये दो तीन चीजें आपको इसका पस मंजर देखने की जरूरत है। पहली बात ये है कि वजीर आजम पहले हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट नहीं थे जिन्होंने विजिट किया था मॉस्को इस क्राइसिस के सिलसिले के दौरान, क्योंकि क्राइसिस तो बहुत दिनों से चल रहा था। अजरबैजान, ब्राजील, कजाकिस्तान के लीडर्स तो वहां पे जा चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस वाले के जो लीडर्स हैं वो भी गए हैं, पे वो तो चले पीस मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में गए, लेकिन फिर भी जा चुके हैं। साथ ही पुतिन ने हिंदुस्तान का विजिट दिसंबर में किया है। हिंदुस्तान में तो किसी ने शोर नहीं मचाया कि क्यों पुतिन आए और क्या है वहां पे हो रहा है यूक्रेन में। पाकिस्तान में हम खुद अपने आप को वो करते रहते हैं कि ये गलत हो गया, ये गलत ना हुआ। तो और साथ में ये आप भूलिए नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे जा रहे थे उससे एक दिन पहले ही बाइडेन ने भी कहा कि मैं बातचीत करना चाहता हूं पुतिन से। तो ये जब सब चीजें हो रही थी तो अब ये कह देना कि गलत वक्त था, कोई गलत वक्त नहीं होता। जब मैच्योर गवर्नमेंट्स जो होती हैं या मैच्योर लीडरशिप्स जो होती हैं एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, दोनों मिलके पुतिन ने भी अपने तमाम ख्यालात का इजहार किया होगा। और जो प्रेस रिलीज इशू हुई है एंड ऑफ द विजिट में प्राइम मिनिस्टर के, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि हमारे क्रिटिकल इश्यूज जो हमारे लिए थे हमने डिस्कस किए, चाहे अफगानिस्तान, क्योंकि रूस जो है उसका एक रोल है एज ए रीजनल लीडर, रीजनल पावर विद पाकिस्तान इस एरिया, हमारे एरिया में। और रीजनल लीडर के कॉन्सेप्ट में अफगानिस्तान पे गुफ्तगू हुई, हिंदुस्तान का रोल इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे हुई, इस्लामोफोबिया पे हुई, ट्रेड के बारे में गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान स्ट्रीम ऑयल गैस पाइपलाइन के बारे में हुई। तो सिग्निफिकेंट इश्यूज पे डिस्कशन हुई है। और साथ में ही बिजनेस लीडर्स जो हैं पाकिस्तानी और रूसी, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू हुई और मौका मिला एक दूसरे को समझने का। सो ये बहुत जरूरी था मेरे ख्याल में। तो मैं तो हिंदुस्तानी उनको सुन रही हूँ कमेंटेटर्स को कि ये एक सक्सेसफुल विजिट था। अब वो कह रहे हैं सक्सेसफुल, तो हम पता नहीं क्यों परेशान हैं। सही, बहुत शुक्रिया तहमीना जंजुआ साहिबा हमारे साथ रही। और ये एक कामयाब दौरा अब जाना और माना जा रहा है पूरी दुनिया में भी। साथ ही हम भी दुआ गो हैं कि रूस और यूक्रेन का जो मामला है वो मुज़ाकराती मेज पर जल्द से जल्द हल हो जाए, ताकि जितनी भी इंसानी जानों का ज़िया है उससे बचा जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।